ग्लोबलाइजेशन। वेलकम टू एस्क एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित के। दोस्तों, आज हम अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारा रहन सहन, खान पान सब अलग हो चुका, हम बदल चुके हैं और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है ग्लोबलाइजेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में और इसके पूरे तथ्यों के बारे में जानकारी करेंगे, इसके रीजन्स को समझेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, वैश्वीकरण समकालीन विश्व में राजनीति का एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप पूरा वर्ल्ड आज एक गांव सा लग रहा है। दुनिया के किसी भी हिस्से में लोग आपस में जुड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में इतनी क्रांति आ चुकी है, इतना मूवमेंट हो चुके हैं कि लोग अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसके कई आलोचक भी हैं, इसके क्रिटिसाइज भी करते हैं। ग्लोबलाइजेशन को विकसित देशों के विकासशील देशों पर प्रभाव के रूप में हम देख चुके हैं और इसलिए विकासशील देशों के इसके प्रतिरोध में आंदोलन भी हो रहे हैं। वैश्वीकरण का विश्व भर के देशों पर आर्थिक, कल्चर और पॉलिटिक्स ये सब इसके प्रभावित हो रहे हैं। इसके रीजन इस वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों, और यही कारण है कि कोई भी देश स्वेच्छा से स्वयं को ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से दूर नहीं रख सकता क्योंकि आज पूरा समाज ग्लोबलाइजेशन में आ चुका है और हम अपना रहन सहन, खाना पीना सब अपने आप को ग्लोबलाइजेशन के भरोसे कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में शुरुआत करते हैं इसके ग्लोबलाइजेशन के बारे में कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। ग्लोबलाइजेशन दोस्तों, अधिकांश विचारकों का मानना है कि वैश्वीकरण प्रमुख रूप से एक आर्थिक अवधारणा है, और जबकि कुछ विद्वानों का अर्थ है कि कल्चर्स का जो आदान प्रदान है इसमें संदर्भ में हम लगाते हैं क्योंकि ये एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में भी दिखता है क्योंकि इसका रहन सहन, खान पान हमें प्रभावित करता है। परंतु वास्तविकता इसकी अलग है, इसकी रियलिटी अलग है क्योंकि ये एक मल्टी डायमेंशन प्रोसेस है और जिसमें मुख्य रूप से इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स और कल्चर्स और साथ ही साथ दोस्तों सोसाइटी इस पर इसकी इन चीज़ों को प्रभावित करता है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार ग्लोबलाइजेशन का पहला प्रयोग सर्वप्रथम टूवर्ड्स न्यू एजुकेशन इसमें हमें देखने को मिलता है। ये एक दस्तावेज था। इस दस्तावेज में 1930 में प्रकाशित हुआ था और 1970 के दशक तक ये शब्द बहुत अधिक प्रचलित नहीं हो पाया था, लेकिन 1980 के अंतिम वर्षों में इस शब्द को अर्थशास्त्री लेविट ने लोकप्रिय बनाया। तो दोस्तों, इसके बारे में लॉयल्टी के बारे में समझते हैं कि किस तरीके से लोकप्रिय बनता है और किस तरीके से भारत में और पूरे विश्व में फैलता है। माने तो दोस्तों ये है कि वैश्वीकरण की जो अभिव्यक्ति विगति जो 3 दशक तक चलती है, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में इसकी प्रमुखता बहुत रही है क्योंकि सभी विद्वान स्कॉलरशिप कहते हैं कि सर्वव्यापी प्रभाव इसका मानते हैं कि वर्तमान समय में जो विद्वान है इसके अंदर पूरा समझते हैं, इस पर चर्चा भी हो रही है। इसका कहना है कि इसमें एक जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने अपनी पुस्तक में खुद लिखा है कि मेकिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन वर्क, खुद लिखा उस बुक में कि वैश्वीकरण के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें समावेश हैं जैसे कि विचारों का और ज्ञान का और इंटरनेशनल रिलेशन या फिर हम कह सकते हैं संस्कृति का आदान प्रदान। इस वर्ल्ड सोसाइटी या वर्ल्ड नागरिक समाज में पूरी तरीके से एक पर्यावरण आंदोलन भी है। परंतु मुख्यतः ये है कि वैश्वीकरण का अर्थ आर्थिक वैश्वीकरण से नहीं है, इसका कई अर्थ हो सकते हैं जिसके अंतर्गत विश्व के राष्ट्रों के बीच जैसे पूंजी, वस्तु, सेवा, श्रम को बढ़ते हुए प्रभाव के द्वारा आर्थिक जो एकीकरण है उसको पर बल मिलता है। वास्तविकता में तो दोस्तों यही है इसका, और वास्तविक रूप से तो उदारीकरण और निजीकरण वैश्वीकरण का आधार माना जाता है। वैश्वीकरण एक वैचारिक और झुकाव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर झुका हुआ है, और जो टेक्नोलॉजी है या इकोनॉमिक्स है या फिर हम कह सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशन में और जो पॉलिटिक्स कारण हैं, इसके अलावा वैश्वीकरण जो हम देख सकते हैं यूएसएसआर के विघटन के पश्चात समाजवादी विचारधारा का अवशासन उस तरह पर नव उदारवादी पूंजीवादी में श्रेष्ठ उद्घोष होने लगा था। जब यूएसएसआर का विघटन होने लगा था, लोग निजीकरण होने लगे और उदारीकरण जो था वो बढ़ने लगा था, और एक प्रमुख साधन था वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के अति व्यापक और दीर्घगामी और सामरिक प्रकृति को प्रभाव भी होते हैं। वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय को विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, घरेलू नीतियाँ ये सभी इनको प्रभावित किया है। इसलिए कोई भी राष्ट्र स्वेच्छा से स्वयं को वैश्वीकरण से दूर नहीं रख सकता, और वैश्वीकरण के कारण राष्ट्रों को मध्य या अंत संबंध में या फिर कोई भी निर्भरता इसके अंदर बढ़ चुकी है। और वैश्वीकरण
वस्तुतः ये है कि राष्ट्रों को समुदायों को भी जुड़ाव की प्रक्रिया जारी करते रखता है, और जो जुड़ाव की प्रक्रिया है, इसको संचार आधुनिक साधनों से गति मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना समझे, अब आगे चलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों, हम पहले बता ही चुके हैं कि मल्टी डायमेंशन प्रोसेस है एक ग्लोबलाइजेशन, जो कि एक आइडियोलॉजी है। इसका अर्थ है कि विश्वव्यापी स्तर पर लोगों का एक दूसरे से जुड़ाव होना, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वित्तीय प्रवाह हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, इसका एकीकरण इसके प्रमुख अवयव हैं। संचार साधन विकास, सूचना टेक्नोलॉजी का, और जो प्रगति है या बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका प्रसार, और साथ ही राष्ट्रीय राज्य के समय स्थान दूरी कम कर दिया गया है। यानी कि ये है कि जो राष्ट्रीय राज्यों के समय का स्थान है, दूरी इसके अंदर कम हो चुकी है अब, जब कंपनियां हमारे देश में स्थापित होने लगी। इस प्रकार आज भारत में बैठा हुआ व्यक्ति अन्य राज्यों से स्थित लोगों से बातचीत करने के अतिरिक्त व्यापार भी कर सकता है, इसका व्यापार का संचालन भी कर सकता है, और एक देश में घटने वाली घटना अन्य देशों तक पहुंच भी सकती है, दुनिया पर प्रभाव डालेगी यदि वो अच्छी घटना होगी तो। और दुनिया के विभिन्न देशों में रहने वाले लोग आज एक दूसरे से निकट आ चुके हैं, और वे अपने अलग अलग देशों से नागरिक, अलग अलग समाजों से सदस्य ना समझकर एक समाज ही समझने लगे, यानी कि अपना एक फैमिली ही समझने लगे हैं, और एक दूसरे की गतिविधियों को प्रभावित भी होते हैं इससे। और एक राज्य के नागरिक अपने एक राज्य, एक राष्ट्र के देश, या फिर हम कह सकते हैं सदस्य राष्ट्रों का अलग अलग नहीं मानते, बल्कि जो राज्य के नागरिक हैं अपने आप को एक परिवार मानते हैं, और भूमंडल के जो सदस्य हैं वो अपने आप को मानते हैं। कुछ विचारकों का कहना है कि जो वैश्वीकरण है वो परिभाषित का प्रयास ये है कि जो हम कह सकते हैं, जैसे एक हुए हैं विचारक जिनका नाम है एंथनी गिंडेंस। अपनी एक पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि द कॉन्सेप्शन ऑफ जो मॉडर्निटी है क्या है, इसमें वैश्वीकरण को प्रभावित किस तरीके से हो रहा है, वैश्वीकरण क्या हो रहा है, उन विश्वव्यापी जो सामाजिक संबंधी जो प्रबलता है उसमें क्या क्या बढ़ रहा है, जो दूरस्थ स्थानों से को जोड़ रखा है, जो समाज है वो आपस में जुड़ा हुआ है, इसके कारण जो वैश्वीकरण है। इससे घटनाएं, कोई भी घटनाएं घटती हैं कि दूर किलोमीटर हो चाहे कितनी भी हो, ऐसे लगता है कि वो हमारे आसपास ही घटना घट चुकी है। इस तरीके से दोस्तों ये वैश्वीकरण बढ़ने लगा है। टोलेन राफ्टसन ने एक वैश्वीकरण को एक ऐसी अवधारणा बताया है कि विश्व के जो संक्षिप्तीकरण है या फिर वैश्विक चेतना है, जो वर्ल्ड कॉन्शियसनेस है, उसको इंगित करती है। जैसे जेम्स राजुनेव ने बताया था कि वैश्वीकरण के संचालक शक्ति के रूप में टेक्नोलॉजी को दिखाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि ये टेक्नोलॉजी ही है जो स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की परस्पर निर्भरता को बढ़ाती है। आज एक देश के नागरिक दूसरे देशों में कंपनियां चला रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, और एक देश, एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां संसार के दूसरे देशों तक बड़े बड़े नगरों में व्यापारिक गतिविधियां चला रहे हैं और दिखाई भी दे रही हैं हमको। ये देशों के बीच वस्तुओं का, सेवाओं का तेज गतिशीलता हो रही है, और हम संसार के लोगों द्वारा व्यापार आदि को साझे नियम बनाने के लिए कदम उठाने भी लगे हैं, जिसके द्वारा हम WHO हम देख सकते हैं, और WTO भी देख सकते हैं, और UNO भी देख सकते हैं इस तरीके से। और हमारा व्यापार बढ़ा है तो दोस्तों, यानी कि WTO का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यही है वैश्वीकरण दोस्तों। वैश्वीकरण के कारण राज्यों की सीमाओं को लगी जो कड़ी चौकसियाँ हैं स्थिर होने लग जाती हैं। कई देश, व्यक्तियों और वस्तुओं को जो कड़े नियम हैं, पासपोर्ट और परमिट आदि बाध्यता लगी हुई हैं, वह स्थिर हुई हैं, और उन्हें मुक्त व्यापार की नीति भी अपनाने में आसानी हुई है। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सीमा रेवाड़ी गांव की एक रहने वाली एक साधारण लड़की थी। तो स्कूली शिक्षा के बाद उनका एक कोटा में अपना यूनिवर्सिटी का स्नातक उसने शिक्षा पा ली थी। उसके बाद उसने एक प्रबंधन शुरू किया, MBA की पढ़ाई की। यानी कि इसमें हम समझ सकते हैं दोस्तों, पढ़ाई के दौरान जब वो निजी बैंक का उसको अवसर मिलता है तो अपना खुद का खोलती है दुकान। ये वैश्वीकरण है दोस्तों। यदि हम रंजीत को ले सकते हैं, ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है। आप समझते हैं दोस्तों क्या है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। दोस्तों, अभी मैंने जो एग्जाम्पल की बात की थी उसके नाम से हम समझ सकते हैं कि हमारे देश पे किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, हम वैश्वीकरण से अपने कैसे जुड़ते जा रहे हैं। वास्तव में वैश्वीकरण का तात्पर्य पारस्परिक जुड़ाव से ही, जिसका अर्थ है कि विश्व स्तर पर लोगों का एक दूसरे से निकट आ जाना। वैश्वीकरण के कारण विश्व का एक भाग
विचार और दूसरे भाग में पहुँचे जा रहे हैं, यानी कि हमारा जो थॉट्स हैं उनका आदान प्रदान होता है। एक देश की पूंजी अनेक देशों में प्रवाह होने लगी है और एक देश की विशेष वस्तुओं का अनेक देशों में पहुंचाने में उन्नत जीवन की खोज भी हो रही है, जिसके द्वारा बसना किसी भी देश में विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का एक प्रमुख घटक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये समझा है कि हम इस पार्ट के लेक्चर में कि क्या क्या इससे वैश्वीकरण से प्रभाव होते हैं, इसके हमने एग्जाम्पल के बारे में समझा। यदि दोस्तों हम समझे कि संचार साधनों का विकास के साथ साथ एक दूसरे से जुड़ने लगे कि जो भावना अत्यंत प्रबल हो गई है, तो टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल, माइक्रोचिप, इंटरनेट जैसे ये नवीनतम जो आविष्कार हैं, इनके द्वारा संचार में क्रांति आ चुकी है और छपाई, मुद्रण कला इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। और साथ ही साथ दोस्तों, ऐसा भी बात नहीं है कि संचार क्रांति के कारण वैश्वीकरण अस्तित्व में आया है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग हिस्सों में लोग अपने आप को समझने लगे हैं, ये समझने लगे हैं कि आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएं और ये हमारे लिए बेहतर होगा। आज इस बात को लेकर लोग सजग हैं कि दुनिया में घटने वाली किसी भी घटना को प्रभावी विश्वव्यापी हो सकता है, वह हमारे लिए भी नुकसानदायक हो सकता है या लाभदायक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं बर्ड फ्लू, सुनामी, इन जैसी घटनाओं को पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ता है और इसी प्रकार किसी भी आर्थिक परिघटना पर प्रभाव पूरी दुनिया पर महसूस किया जा सकता है। संक्षेप में विचार पूंजी और तथा वस्तुओं को व्यापक प्रभाव के बारे में यदि हम कहा जा सकते हैं, जैसे हमारे देश में कोई भी संकट आता है तो पूरे देश को पता चलता है, तब पूरे देशों में असर पड़ता है, जितने भी देश हैं। इससे ये अर्थ निकलता है कि दोस्तों, जो पूंजी और वित्तीय टेक्नोलॉजी है, इसकी पहचान अब राष्ट्र विशेष के संदर्भ में करना बेमानी होगी। इसका स्वरूप है कि अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। इसलिए दोस्तों, अब इसमें हम समझ सकते हैं और इसका हम समझेंगे दोस्तों कि इसके फीचर्स क्या हैं वैश्वीकरण के। फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कलेक्टिव कॉन्साइंस। दोस्तों, वैश्वीकरण का अर्थ है कि विश्व के सभी भागों में रहने वाले लोगों की भावना विकसित होना। एक समाज, एक परिवार आपस में हित का समान समझें। फ़ोन बटन दबाते ही हम देखते हैं कि व्यक्ति संचार के माध्यम से पूरे संसार के दूर दराज में बैठकर भी बातें कर सकता है, यानी कि अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। ये सब वैश्वीकरण की विशेषताएं हैं। आज बहुत सी समस्याओं का, जैसे आतंकवाद, पर्यावरण या फिर संसार के कई भागों में जो निर्धनता फैली हुई है या फिर बेरोजगारी, बीमारी, कुपोषण था, इसको समाप्त करने के लिए जो कलेक्टिव कॉन्साइंस है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों, फिर दूसरा आता है रिपीटेड मोबिलाइजेशन। दोस्तों, क्या है कि वैश्वीकरण की दूसरी विशेषता है कि जो संसार के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों की, वस्तुओं को, सेवाओं का, सूचनाओं का, ये सब तीव्र जो गतिशीलता है बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में इन जो रुकावटें हैं कम भी होने लगेगी वैश्वीकरण के कारण। परिवहन के तेज साधनों का उपलब्ध होते जा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि हाइपरलूप आ चुकी है, वंदे भारत ट्रेन आ चुकी है, ये सभी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और समस्त संसार में प्रसारित होने वाली बड़ी कंपनियां, कार्यालय सारे संसार में फैलने लगे हैं। एक देश की बनी वस्तुओं का अन्य देशों में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। और दोस्तों, तीसरा है इकोनॉमिक लिंक। दोस्तों, वैश्वीकरण एक विशेषता है। संसार के लगभग सभी देशों में लगभग समान अर्थव्यवस्था का मुक्त व्यापार शुरू हो चुका है और जिस आमतौर पर हम समझ सकते हैं कि उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था है, हम उसे कहते हैं। आज सोवियत संघ का विघटन के बाद संसार में लोकतंत्रीय शासन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। इसके साथ साथ उदारवादी अर्थव्यवस्था भी उचित माना जा रहा है कि विश्व संस्थाएं कि जो उसको प्रोत्साहन देती हैं। और यदि दोस्तों, इसका अर्थ है कि सारे संसार में एक साझा बाजार है। इसको साझा बाजार यानी कि दोस्तों हम समझे कि आज संसार पूरा जुड़ चुका है और हम जो भी कर रहे हैं दोस्तों, हमारे दूर संचार हमें बढ़ते जा रहे हैं, हमारा आर्थिक जो कंडीशन है वो हमारी बेहतर हो रही है। अब समझते हैं दोस्तों कल्चरल लिंक्स। दोस्तों, कल्चरल लिंक्स तो महत्वपूर्ण है, इससे तो आप समझे होंगे। विभिन्न संस्कृतियाँ आपस में मेल मिलाप कर रही हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। आज भारत के लोग अमेरिका जैसी जीवन शैली अपनाने लगे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं वो भारतीय रीति रिवाजों को कुछ अंश देखने को हमें मिल सकते हैं। आज दिसंबर के महीने में भारतीय घरों में जो भी सांता क्लॉस है और चित्र खिलौने हैं हम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये सभी विदेशी जो संस्कृति है वो वहाँ की है और अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में खुद दीपावली के समय रोशनी की जाती है। दोस्तों, यदि हम समझें तो दोस्तों, यहाँ तक ये कल्चर का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है।
अब समझते हैं दोस्तों जो कॉसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन की वैश्वीकरण के कारण क्या हैं। कॉसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण तेजी से बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में नितांत अनिवार्य प्रक्रिया है। ये लगातार बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का विकास भी हो रहा है। ये 20वीं शताब्दी तक अंतिम वर्षों तक ये प्रारंभ हुआ और आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। और इसके कारण साइंस और टेक्नोलॉजी हम समझ सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर विकसित हो रही है। और साथ ही साथ दोस्तों पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन और साथ ही साथ दोस्तों इंटरडिपेंडेंस, ये सभी हमारा कॉसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, क्योंकि हमारा आपस में जो पारस्परिक निर्भरता है या फिर हम देख सकते हैं दोस्तों उदारीकरण की नीति, साइंस, टेक्नोलॉजी, आज पूरा समाज विकसित हो चुका है इसी के कारण। और दोस्तों इसके कुछ परिणाम भी निकलते हैं यदि हम समझें तो इस पे कुछ बहसें भी होती हैं, इस पे लोग आलोचना करते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों समझते हैं जो क्या है दोस्तों पॉलिटिक्स कॉन्शियसनेस, क्या है उसका राजनीतिक परिणाम और क्या होता है उसके कारण। दोस्तों क्या है कि जो इसमें राज्य की जो प्रकृति है उसमें बदलाव होने लग जाता है। अब जो सरकार है जो उसे करना है ताकत घटती जा रही है, क्योंकि सारी ताकत दोस्तों पूरे ग्लोबलाइजेशन में फैल चुकी है और ये सरकार की ताकत घटती जा रही है। यानी कि जब ग्लोबलाइजेशन ही सब कुछ कर रहा है तो सरकार की ताकत तो घटेगी ही। दुनिया में कल्याण के राज्य की धारणा अब पुरानी होने लग जाती है, ये हमें महसूस होने लग जाता है और इसमें राज्य की कोई भाग्यता है ही नहीं। वर्तमान समय में तो जो दोस्तों हम समझे तो विकास हो रहा है सब ग्लोबलाइजेशन के कारण ही हो रहा है। राज्यों ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया है, जिसके अंतर्गत जो हस्तक्षेप है वो अपनानी पड़ती है लोगों में, और ये सब किसके कारण दोस्तों ग्लोबलाइजेशन के कारण। और दोस्तों इसका और हम नहीं समझेंगे दोस्तों, इसका दूसरा प्रमुख कारण है राष्ट्र का महत्व, क्योंकि हमारे राष्ट्र का इससे महत्व कम होने लग जाता है जब वैश्वीकरण ज़्यादा बढ़ने लगता है। और दोस्तों विज्ञान टेक्नोलॉजी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाते ही हैं और साथ ही साथ दोस्तों में सूचना का आदान प्रदान भी होता है। अब समझते हैं दोस्तों इकोनॉमिक कंसिस्टेंस। दोस्तों जो व्यापार है उसमें प्रतिबंध होने की कमी थी अब दूर हो चुकी है, क्योंकि वैश्वीकरण वृद्धि हो रही है अधिकतर व्यापार के कारण। तो दोस्तों इसका जो आर्थिक परिणाम है, जो व्यापार में वृद्धि है वो हो रही है। आज हमारे देश में वीज़ा नीति लागू भी हो चुकी है। यदि हम नेपाल से बिना वीज़ा के जा सकते हैं, हम कुछ भी वहाँ से दूसरे देश में हम जा सकते हैं, और इंटरनेट जो कंप्यूटर का जुड़ाव है उससे सेवा का विस्तार भी हुआ है दोस्तों। साथ ही साथ इसके अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी भी हैं, और साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर जो सोशल डिस्पेरिटी, जो सामाजिक विषमता है, ये दूर भी होने लग रही है, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य सबके लिए अब लोग अलग हो रहे हैं। यानी कि जो सामाजिक सुरक्षा का तो आगे बढ़ता जा रहा है। जो छोटे तबके के लोग उनको लाभ हो रहा है, और जो दोस्तों हम समझे कि जो गरीब लोग उनको लाभ नहीं होता। साथ ही इसके अंदर इन जो पारस्परिक निर्भरता है इसमें जुड़ाव होता जा रहा है। उसके जो सांस्कृतिक परिणाम है दोस्तों हम बता ही चुके हैं क्या है इसके अंदर। सांस्कृतिक परिणाम दोस्तों हम पहनावा, खाना पीना, रहन सहन ये हम बदल चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पूरा समझा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है इसका सही मायना। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि दोस्तों आपको किसी वीडियो पे यदि कोई भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।